नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इसमें शिमला के एचपी यूनिवर्सिटी में हूं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। बदले का ताज या रहेगा राज, हमारे इस कार्यक्रम में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे आपको परिचित करा दें। सबसे पहले हमारे विशाल सागवानी जी हैं एबीपी से, बीनू मेहता जी हैं एनएसवाई से, प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी हैं और रमेश चौहान जी हैं सुजीत एसएफआई से। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत है। साथ में यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र छात्राएं भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका रहती है, युवाओं की क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले हम शशिकांत जी से बात करेंगे। शशिकांत जी, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसा माना जाता है या कि जब जब विपक्ष या सत्ताधारी जब चुनाव आमने सामने लड़ते हैं तो हमेशा ये रहा है, ये एक परिपाटी रही कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन एक खास बात रहती थी, जब भी दूसरी पार्टी के आने की संभावना होती थी तो एक माहौल बनता था पूरा, और लगभग 70 और 80% लोगों में ये भावना होती थी कि इस बार सरकार कांग्रेस की आएगी या भारतीय जनता पार्टी की आएगी। लेकिन मैंने पूरे हिमाचल के कई गांवों का दौरा किया, मुझे ज्यादातर लोगों ने कहा इस बार कांटे की टक्कर है। तो इस बार कुछ बदला है, मतलब कोई स्पष्टता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है या कांग्रेस आ रही है। जबकि पिछली सरकारों में या पिछले चुनाव में हमेशा ऐसा होता रहा है, एक परसेप्शन बन जाता था 60 और 70% लोगों का। लेकिन इस बार 50-50 का मामला है। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार किसकी बनने जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युवाओं की एक बड़ी भूमिका रही है हमेशा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, तो इस बार युवाओं की भूमिका क्या रहने वाली है और जो परसेप्शन है कि 50-50, आपका क्या नजरिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैंने पिछले कोई हिमाचल में 4-5 विधानसभा के चुनाव और दूसरे लोकसभा के चुनाव कवर किए हैं, और ये जो परसेप्शन अभी आपका बन रहा है कि 50-50 का आंकड़ा है, ये हर चुनाव का एक तरह से आप समझे तो इसी तरह का नजरिया रहता है। अगर आप बात करें, जब शुरुआत होती है तो जो सरकार है, अगर आप उसको देखें तो 2 साल पहले सरकार के बारे में इतनी ज्यादा खिलाफत हो जाती है लोगों में, और ये छोटी स्टेट होने के कारण, लोगों की उम्मीदें ज्यादा होने के कारण, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने के कारण सरकार के प्रति लोगों का भाव ऐसा बन जाता है कि इस सरकार को जिस उम्मीद से हमने चुना था वो सरकार उस तरह से काम नहीं कर रही। और 2 साल पहले, 1 साल पहले यह माना जाता है कि इस सरकार को लोग बाहर करने वाले हैं। उसके बाद स्थिति आती है, चुनाव घोषित होते हैं, उम्मीदवारों का फैसला होता है, और जो स्थिति आप कह रहे हो, मैं पिछले हर चुनाव में ये देखता रहा हूं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये चुनाव भी हो रहा है जी। पिछले सभी चुनाव में पहले कहा जाता है कि सरकार की बुरी हालत है, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है कि वो कहने के लिए कहते हैं, उनको लगने लगता है, और उसका एक कारण है। वो कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों है। क्योंकि जब सरकार सत्ता में रहती है, विपक्ष विपक्ष में रहता है, उसमें आपको लगता है कि सरकार की परफॉर्मेंस मैटर करती है। और कोई भी सरकार, आज कोई भी सरकार हो, परफॉर्मेंस के अगर सर पे आप देखें तो वो एक्सपेक्टेशंस पर 100% खरी नहीं हो सकती। बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा शिक्षा का मुद्दा है, जितने भी मुद्दे हैं, या हिमाचल में तबादलों की राजनीति है। जब आप किसी के काम करेंगे तो आप एंटी इनकम्बेंसी जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आज 9 लाख बेरोजगार हैं, कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। जब कांग्रेस थी तो 8 लाख बेरोजगार थे या 7 लाख थे। ये आंकड़ा भी एक बड़ा करिश्माई आंकड़ा है जो बढ़ता रहता है, और हर सरकार इससे निपट नहीं पाती। लेकिन कारण एंटी इनकम्बेंसी का क्या है? जब आप नौकरी देने की बात करते हो तो आप कितने लोगों को नौकरियां दोगे? 9 के 9 को नहीं दे सकते। तो जब आप नौकरी देते हो और आप क्लेम करते हो कि हम 1 लाख लोगों को, मान लो आप नौकरी देते हो, तो आप मान लो 2 लाख को देते हो, और सच में देते हो, सच में देने के बावजूद भी आप 6-7 लाख लोगों की उम्मीदों के खिलाफ काम करते हो। जिन लोग बेरोजगार जो रह जाते हैं, उनको लगता है अगर 2 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई और मुझे अभी भी नहीं मिली, तो मैं इस सरकार से और क्या उम्मीद करूं। तो क्या हुआ, आपके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। यही स्थिति तबादले में है। आज एक आदमी का तबादला आप करते हो, और उस जिस जगह पे वो तबादला चाहता है वहां के लिए कम से कम किसी भी मुख्यमंत्री के पास 8-10 रिक्वेस्ट रहती है। आप एक आदमी को खुश किया और 9 लोगों को नाराज किया। तो जब 5 साल आप इस प्रोसेस को भुगतते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस देश में या इस प्रदेश में ऐसी आ जाए कि जो सिर्फ लोगों के काम करके या बेरोजगारी को दूर करने के मुद्दे पे, या फिर आप कहें कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के मुद्दे पे खरी उतरे। जहां तक विकास की बात है, हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, मेरा मानना यह है कि यहां पे एक सिस्टम बन गया डेवलपमेंट का। हिमाचल पूरे देश में आज एक मॉडल पहाड़ी स्टेट है।
आप हिल स्टेट्स को देखें तो हिमाचल का उदाहरण दिया जाता है कि डेवलपमेंट अगर हुआ है तो हिमाचल में हुआ है, विकास अगर हुआ है हिमाचल में हुआ है। इसी तर्ज पर आप देखिए उत्तराखंड बना, हिमाचल का एग्जाम्पल देखिए उत्तराखंड बना, क्योंकि हिमाचल बहुत तेजी से आगे बढ़ा और वो भी तब जबकि हिमाचल के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है। तो कुल मिलाकर जो आपने बात की कि शुरू में इस बार कांटे की टक्कर है या इस बार ऐसा लगता है 50-50 वाला, हर चुनाव में मैं इस स्थिति को देखता रहा हूं। शुरू में लोग कहते हैं सरकार हार रही है, फिर कहते हैं कि नहीं सरकार इंप्रूव कर गई, और जिस तरह से बीजेपी की, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, धुआंधार प्रचार यहाँ है, तो इस तरह से आपको एक सही स्थिति समझने में बिल्कुल मुझे लगता है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे आऊंगा, चौहान साहब हमारे साथ हैं। चौहान साहब कॉलेज में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और साथ में राजनीति का गहन अध्ययन किया उन्होंने और कई सर्वे भी किए। मैं चौहान साहब से जानना चाहता हूं, चौहान साहब आप शशिकांत जी की बात से कितना सहमत हैं कि इस बार जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है और जो 50-50 की बात की जा रही है, तो वास्तव में 50-50 है या कुछ जो आंकड़ा है या जो स्थितियां हैं उससे आप क्या महसूस करते हैं कि सरकार रिपीट कर रही है? देखिए, ये तो ज्योतिषियों का काम है कि सरकार रिपीट कर रही है नहीं कर रही है। हम तो सिर्फ एक आंकलन कर सकते हैं जो चुनाव के दौरान जो प्रदेश का जो एक चुनावी माहौल बना है और पिछले 37 वर्ष का जो एक हिमाचल प्रदेश की एक चुनावी पृष्ठभूमि रही है, तो पिछले जितने भी चुनाव के अगर आप रिजल्ट निकाल के देखेंगे और लोकप्रियता के मामले में भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, उनकी भी लोकप्रियता का अगर आप पैमाना निकाल के देखेंगे तो 90 के बाद जो है हिमाचल में जो है सत्ता परिवर्तन एक निरंतर एक स्थापित प्रक्रिया बन गई है। मैं विधानसभा के चुनाव की संदर्भ में बात कर रहा हूँ और चुनाव में हारने और जीतने के बीच, क्योंकि यहाँ दो मुख्य विपक्षी दल है, तीसरा आज तक कोई ऐसा ना मोर्चा और ना कोई क्षेत्रीय दल अपनी ऐसी कोई छाप छोड़ पाया आज तक कि वो बहुत एक प्लेयर उभर कर बना है, एक्सेप्ट के एक 98 में जो है सुखराम की पार्टी के जो है भाजपा की सरकार, धूमल जी की सरकार बनाने में एक उनकी भूमिका रही थी। बाकी तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगभग 95% अगर आप रिजल्ट का कभी भी एक्चुअल रिजल्ट देखेंगे तो 95% ऑफ द वोट्स आर शेयर्ड बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। अब ये तो एक परिस्थिति रही है। मैं शशिकांत जी की कुछ बातों से सहमत ये कहना चाहूँगा कि चुनाव से पहले ये इस तरह के एक अटकलें और ये जो स्पेकुलेटिव जो चीज़ें होती है, अफवाहों का बाजार या ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, नॉर्मली ये नॉर्म रहा है। जो भी थोड़ा बहुत राजनीतिक डायनामिक्स को समझते हैं कि सत्ता पक्ष को हमेशा अपने चीज़ों को डिफेंड करने के लिए मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनता के प्रश्न हमेशा सत्ता पक्ष से ज़्यादा रहते हैं। अब इस बार हम पहली बार ये देख रहे हैं, प्रथम मर्तबा है 2 दशक की हिमाचल की गहमा गहमे की राजनीति के बाद वीरभद्र के 1-2 दशकों के युग का एक नया युग हिमाचल की राजनीति में शुरू हुआ है। तो ये जो दोनों तरफ से नया नेतृत्व है, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो भाजपा का है, उनके लिए चुनौती है वो अपने आप को कैसे राज्य के एक मोस्ट एक्सेप्टेबल स्वीकार्य नेतृत्व के तौर पर जो है जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और कामयाब होंगे। उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जयराम ठाकुर जी की भी ये एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 17 का चुनाव जो है उस वक्त उनको मुख्यमंत्री नहीं प्रोजेक्ट किया गया था, वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने। अब उनके लिए पहली बार ये समय है अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्या वो प्रदेश व्यापी एक नेतृत्व धूमल या वीरभद्र या शांता कुमार जी की श्रेणी में आकर अपने आप को स्थापित करते हैं। धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अग्नि परीक्षा है, चौहान साहब का कहना है। हमारे साथ एबीपी के साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि धूमल साहब का कहना है कि राज नहीं रिवाज कायम होगा। क्या कहना है कि आपके जो एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके जो पॉलिटिक्स आप शिमला में कर रहे हैं, यहाँ एचपी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो क्या मिजाज आपको लग रहा है दोबारा फिर सत्ता में आएगी भाजपा, यानी कि राज नहीं रिवाज कायम होगा? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर हम रिवाज और राज की बात करें तो इन चीज़ों से हटकर काम किसने किया है ग्राउंड के ऊपर और मुद्दों के ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि और उन मुद्दों को सिर्फ पॉलिटिकल जब टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, सब वो मुद्दे
तभी चर्चा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन मुद्दों को पिछले सालों में किसने एड्रेस किया, क्या उनको ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करने का काम किया कि नहीं किया। चाहे बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बात करती है बेरोजगारी की, लेकिन बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो जॉब्स की जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी सेक्टर की, जैसा सर ने कहा कि सरकारी सेक्टर की, जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के अगर आप सोचें कि इतना बड़ा जो यूथ का एक पुल है उसको आप अगर जॉब्स देने की सोचे कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर की ओर भी जाना पड़ेगा, उस ओर भी आपको देखना पड़ेगा, और वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर हिमाचल प्रदेश में करनी है उसमें सेंटर का भी आपको सहयोग चाहिए। और जो ड्रग फार्मा की चाहे बात हो रही है, ये चीजें ये वेलकम स्टेप है, और ग्राउंड के ऊपर ये कितना इंप्लीमेंट होता है वो हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर शिक्षा की हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, लेकिन अगर हम बात करें चाहे मंडी की बात करें, चाहे चंबा की बात करें, चाहे हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, शिमला की बात करें, बिलासपुर में अभी हाल ही में खुले एम्स की बात करें, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में जो अपना छोटा सा राज्य है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लिटरेसी रेट में अगर हम बात करें तो केरला के बाद हमारा दूसरा स्थान है। तो एजुकेशन में भी हमने अच्छा किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट स्टेज पे हैं, वहां पे भी हमें काम करने की जरूरत है। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने की आज जरूरत है। और उस ओर जो इस सरकार ने जो पीछे वाली रही, जो एनईपी के लिए जो है, हम लोग एनईपी को सपोर्ट करते हैं। और बहुत वर्षों के बाद या आजादी के बाद ये हुआ कि जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति को हटाकर एक भारतीय विचार वाली शिक्षा पद्धति लागू हुई है, और उसको इंप्लीमेंट जब प्रदेश भर में किया जाएगा, और स्किल ओरिएंटेड किस तरीके से जो वोकेशनल कोर्सेज थे उनको ये देखा जाता था कि इनको हटाकर नहीं, जो अपना जो मेन कोर्सेज है सिर्फ वही कोर्सेज है। चाहे स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स को को-करिकुलर में हम लोग रखते थे, तो स्पोर्ट्स को एज ए सब्जेक्ट जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, और हमारे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं चाहे अजय ठाकुर जी हो, चाहे अपना अभी क्रिकेट भारतीय महिला टीम में जो अपनी बहन ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की कमी है। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की काम आपको करना पड़ेगा। उसके लिए जो एनईपी भी है वो एक अहम रोल मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में निभाने वाली है। साथ ही जो मंडी में के अंदर जो राज्य विश्वविद्यालय खुला वो भी एक अचीवमेंट मुझे लगती है। शोध की अगर हम बात करते हैं रिसर्च के अंदर, तो जो तीन हमेशा से बात होती है कि शोध को कैसे उत्कृष्ट करना है, लेकिन एक चीज जो थी जो आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो पहले की भाजपा की सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही, किसी ने ये एड्रेस नहीं किया जो स्टूडेंट जिसका नेट जेआरएफ नहीं है वो क्या अपना शोध कैसे करेगा। 5-5 साल जब वो बिना नेट जेआरएफ के अपनी पढ़ाई करता है तो उसमें खर्चा भी होता है, सारी चीजें हैं, तो वो उसका एक माइंड रहता था कि वो शोध फिर वो एकेडमिक सर्वाइवल के लिए करता था, वो रिसर्च के लिए ना करके अपना एकेडमिक सर्वाइवल के लिए कि अगर हो गया तो यहाँ को, नहीं तो गवर्नमेंट दोबारा आएंगे तो हमारे साथी जो शोध, दोबारा फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तो शोध प्रोत्साहन मैं योजना चाह रहा हूँ आप बताएं कि ये राज नहीं, दोबारा बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो शोध प्रोत्साहन योजना जो है 3,000 रुपए प्रतिमाह जो अपना शोधार्थियों को मिलनी है, वो भी एक वेलकम स्टेप है। तो रिवाज की बात यहाँ नहीं, यहाँ बात होनी चाहिए कि मुद्दों को कौन एड्रेस कर रहा है, किसने फील्ड पे काम किया है, उसको ही जनता को चुनकर मेरे को लाना चाहिए। कोई मजबूर सरकार नहीं बने, एक मजबूत सरकार प्रदेशवासियों को मिले, ऐसा मेरा आह्वान है। राज में रिवाज कायम रहेगा, मुख्यमंत्री कहना है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इस विश्वविद्यालय के अंदर 3 साल मुझे भी यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की कवरेज इस विश्वविद्यालय को नहीं मिली है, इसलिए आपका जो धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ से उठ के आ रही है कि राज होगा या रिवाज होगा, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई टिप्पणी करनी चाहिए। वो जो मन है वो लोगों ने अपना बना लिया हुआ है कि लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि किस तरह की राजनीति हमारे प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर रही है। अगर हम रोजगार की बात करें, सर ने यहाँ से जो आंकड़ा दिया कि 8,77,000 जो रजिस्टर्ड बेरोजगार जो हमारे प्रदेश के अंदर अभी हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोजगार उनको देना है तो किस तरह से देना है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, जो अगर सरकार की खामियों की बात करें, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सत्ता पक्ष है उससे सवाल उठना चाहिए और उठना लाजमी भी है। और विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय के अंदर अगर आप लाइब्रेरीज के अंदर जाएंगी तो जो यहाँ के जो शोधार्थी हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि कॉलेज कैडर का जो एग्जाम है वो आ रहा है। लेकिन जब हम कॉलेज कैडर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे शोधार्थी है, जब आप इनके पास भी जाएंगे तो ये भी आपको खुल के बताएंगे कि पहले क्या था, कि पहले ये था कि हम जो हमारी सरकार थी उसने जो HPPSC है उसने ये नोटिफिकेशन जारी की थी कि हम जो 75% है उसको जो आपका रिटन एग्जाम है उसको वेटेज देंगे और 35% जो है वो हम इंटरव्यू को वेटेज देंगे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी की जो फिर से एक डेलीगेशन सरकार
से वहाँ HPPSC से मिलता है और उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जो कॉलेज कैडर की जो भर्तियां हैं वो 100% जो इंटरव्यू के आधार पर होनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम जो यहाँ से भी निकल के आ रहा था, सर ने भी बड़े अच्छे से यहाँ पे विस्तृत तरीके से बताया कि जो पॉलिटिकल अप्रोच है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इस कॉलेज कैडर को इसीलिए जल्दी करवाने के लिए उमादा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी जल्दी ये कॉलेज कैडर होगा उतनी जल्दी उनके लोगों को वहां पे मौका मिलेगा और उनके ही लोग जो है वो चुन के उस कॉलेज कैडर के अंदर जाएंगे, जो कि इस विश्वविद्यालय के अंदर भी हमने देखा है। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो जो लोग PhD के अंदर जिनका ना नेट है ना JRF है, सिर्फ और सिर्फ एक सुपर न्यूमरी सीट के नाम से उनको जो PhD के अंदर यहाँ दाखिला दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। अगर हम विश्वविद्यालय के अंदर अगर रोजगार की बात करें, जो विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर भर्तियां हुई हैं 270 पदों के लिए यहाँ पे भर्तियां हुई हैं, लेकिन उसमें किन लोगों को भरा गया है? हमारे जो हम संगठन की बात करें, अगर SFI की बात करें तो हमने 26,000 रुपए इकट्ठा करते हुए यहीं पे लोकेलिटी के अंदर स्टूडेंट से इकट्ठा करते हुए 13,000 पन्नों की एक RTI लगाई और उसमें हमने ये पाया कि जो विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हुई है उसमें लगभग 70 से 80% जो प्रोफेसर हैं वो इनएलिजिबल हैं। उनका कईयों का रिसर्च वर्क पूरा नहीं है, कईयों का क्या है जो उनका टाइम पीरियड जो एक प्रोफेसर के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होना चाहिए वो पूरा नहीं है। और उसका खामियाबा हमें कहाँ भुगतना पड़ रहा है? उसका खामियाबा हमें भुगतना पड़ रहा है कि जो NAC के द्वारा हमें जो रैंकिंग दी गई है उसमें हमें पहले जो हमारे क्रेडिट थे वो 3.21 थे, लेकिन अभी अगर बात करें जो वो क्रेडिट कम हुए हैं और वो क्रेडिट कम हो गए 3.7 पर पहुंच गए हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच के चलते यहाँ पे लाए जा रहे हैं। अगर इस तरह से ही पॉलिटिकल अप्रोच के चलते अगर लोगों को यहाँ पे भरा जाएगा तो जो मेरे साथी लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो ये अन्याय होगा। और जो रोजगार की बात है, जब 1985 के अंदर यहाँ पे जब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख मीटर्स लगे थे, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो 45,000 के लगभग जो वहाँ के अंदर स्टाफ था। लेकिन अब जब 6.5 लाख जो मीटर हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगे हैं, अगर अभी की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 13,000 जो लोग हैं वहां के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि वो लोग पढ़ाई तो करवा रहे हैं, पढ़ाई तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयार हो रहे हैं। और दो साथी यहाँ से NEP की भी बात कर रहे थे। हम खुले तौर पर हम अपने संगठन की बात करें तो हम NEP का विरोध करते हैं, क्योंकि हम उस पॉलिसी को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है जो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 लोगों के द्वारा तय की गई है। वो पॉलिसी जो तय की जानी थी, वो पॉलिसी तय की जानी थी शिक्षाविदों के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वहां जब वो पॉलिसी तैयार हो रही थी, इस विश्वविद्यालय से भी जो पूछा जाना चाहिए था कि उस पॉलिसी को जो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस चीज से हम डिनाई नहीं करते हैं कि जो एजुकेशन के अंदर हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म्स अगर 6 से 7 लोग तय करेंगे वो कतई जो है वो उचित नहीं है। ये जो वोकेशनल स्टडीज की बात कर रहे थे, अच्छी बात है, वोकेशनल स्टडीज होनी चाहिए, लेकिन क्या हम मजदूर के बेटे को मजदूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिस्त्री का बेटा है, उसके बेटे को भी मिस्त्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अगर कोई जूते बनाने का काम कर रहा है, उसके बेटे को भी क्या हम जूते ही बनाने का काम करवाएंगे? इस तरह से अगर हम बात करें जो हमारे भारत के अंदर जो साक्षरता अभियान का जो अभियान चला था, उसमें हमारी जो बीजेपी सरकार है उसने बड़े जोरों शोरों से कहा था कि हम पूरे भारत जो साक्षर करेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अगर NEP की बात करें तो वहां जो आंगनवाड़ी है उसको खत्म कर दिया गया है। चलिए अभी दोबारा फिर आपके पास मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। दोबारा आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा बात करेंगे। अच्छी बातें आपने कही, कुछ कॉलेज की समस्याएं हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो भेदभाव किया जा रहा है या भेदभाव हो रहा है उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। आपके और साथी भी कह रहे हैं कि सब हमारे नेता बोल लेंगे तो हमको क्या बोलने को मिलेगा। साथ में NSUI के भी हमारे साथी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा राज नहीं रिवाज कायम होगा। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो दुविधा में है अभी आप, लगता है? पहले तो सारा समय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी कवरेजिंग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को दी। हिमाचल प्रदेश में NSUI वो छात्र संगठन है, उस विचारधारा को मानने वाला छात्र संगठन है, कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न अंग है। हम लोग दूसरे छात्र संगठनों की तरह नहीं है जो खुद को कहता है कि हम उसका पार्ट नहीं है, ना बीजेपी का पार्ट है, ना कम्युनिज्म का पार्ट है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 45 से 50 सीटों के साथ बन रही है, लेकिन हम युवा हैं। NSUI ने सदैव छात्र हितों की बात करी और छात्र हितों के लिए सदैव लड़ते आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आप बैठे हैं, आज भारत देश में अगर सबसे ज्यादा घोटाले किसी शिक्षा के क्षेत्र में हुए तो इसी विश्वविद्यालय में हुए। आप देखिए
मेरे साथी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 80% लोग फर्जी लोगों को भरा गया। बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक ऐसा कुलपति बिठाया गया था जो अभी सांसद बन गया है। आप देखिए जो इनकी आइडियोलॉजी में, इनके विचार में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सीधा ही सांसद बना दिया जाएगा, मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। और ताज्जुब की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो वाइस चांसलर जिसने अपने बेटे की फर्जी एडमिशन करवाई है, जिसके पास किसी भी तरह की यूजीसी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और आज आप देखिए उसने ऐसे ऐसे फर्जी लोगों को, जबकि उनकी तो जब वो वाइस चांसलर बने, आज सुप्रीम कोर्ट पे में उनकी याचिका दायर हो चुकी है कि इनकी जो वाइस चांसलर बनने की प्रक्रिया थी वही गलत थी। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जब वो सांसद बने थे, आउटसोर्स के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई भतीजावाद के लोगों को आउटसोर्स के जरिए 300 लोगों को यहाँ पर भर दिया। जो ये आम विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहा है, आम गरीब परिवार से छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, इनको रोजगार कहाँ है? मेरे छात्र संगठन एबीवीपी ने परसों एक डिबेट में कहा कि हमें रोजगार की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ तमाम जितने भी युवा साथी कि आपको रोजगार की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिछली बीजेपी सरकार में मात्र 6,500 से 7,500 सरकारी रोजगार मिला है। आप देखिए, आज आप ये बात करते हैं कि हम 8 लाख रोजगार, कांग्रेस सरकार ने कहा है हम 5 लाख रोजगार देंगे। तो मैं इसको आपको बता देना एक उदाहरण देना चाहूंगा छोटा सा। पूर्व की स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह सरकार में 1 लाख आधिकारिक सरकारी नौकरियां दी गई थी। मेरे प्रोफेसर साहब ने कहा यहाँ पर कि 2 लाख रोजगार आप देंगे, कि दे भी सकते हैं। और 5 मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हुए हैं, एनएसयूआई की राजनीति कर रहे हैं, इस कैंपस के जो छात्र हैं, यहाँ के छात्रों का क्या रोल रहेगा इस सरकार को बनाने में? बिल्कुल, आप देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय जहां से बहुत बड़े एकेडमिशियंस निकले, हर एक क्षेत्र में यहाँ से निकले। आज इस विश्वविद्यालय लाइब्रेरीज में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है। इनकी उम्मीद है सरकार को बदलना है और कांग्रेस सरकार को यहाँ पर लाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर नैक की टीम आई हुई थी, और मुझे बहुत ताज्जुब होता है, बहुत दुख भी होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात करें सर, आप एक डिपार्टमेंट देख रहे हो ना ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज चलाए जाएंगे। 2010 से ये कोर्सेज यहाँ पर चले हुए हैं। नैक की टीम यहाँ पर आती है और मात्र उन चुनिंदा डिपार्टमेंटों में विजिट करवाती है जहाँ पर इनके विचारधारा के लोग बिठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 35 से 37 डिपार्टमेंट है। आज आपकी नैक में आप बोलते हैं हमने अपना जो ए ग्रेड है उसको कायम रखा है। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कि आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो रैंक है 14 पॉइंट घटकर नीचे आया है। उसका कारण क्या है? जहां पर रिसर्च सर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ रिसर्च की बात की जा रही है, रिसर्च की गुणवत्ता को खत्म किया गया है। यहाँ पर किसी तरह की कोई रिसर्च के लिए साथी कह रहे हैं हमने 3,000 रुपए, किसी को नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो एक मैं प्रोफेसर है, यहाँ पे डीन है, कहते हैं उन्होंने अपने बेटी की फर्जी एडमिशन कराई। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को, आपसे हम बात करेंगे, हमारे छात्र भी कई, मैं कंक्लूड करता हूं प्लीज। मैं मृगांक प्रभाकर जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि कई छात्र हमारे इंतजार कर रहे हैं, छात्राएं भी इंतजार कर रही हैं, इनके भी कुछ विचार लिए जाएं और ये जाना जाए कि क्या रोल रहेगा इनका आगे चुनाव में। हालांकि इस विश्वविद्यालय का एक इतिहास भी रहा है, यहाँ की प्रोफेसर ने भी राजनीति में जाने के लिए सोचा लेकिन गए, चुनाव नहीं जीत पाए। अब शायद उसके बाद ये बैन कर दिया गया कि यहाँ का प्रोफेसर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो राजनीति में असफल जरूर हुए, लेकिन यहाँ के छात्र निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। कहा जाता है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना नहीं है, कितने दावे किए गए, कितने पिछले 5 साल के अंदर तय किए गए, क्योंकि अब निर्णय का समय आ गया और निर्णय जो है इस वक्त युवाओं के हाथ में है। इस विश्वविद्यालय में जहां हम खड़े हुए हैं, करीब 7,200 छात्र यहां पढ़ते हैं और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अलग अलग मैनिफेस्टो लेकर आई हैं। छात्राओं के लिए बीजेपी एक संकल्प पत्र लेकर आई और उसमें 11 कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कमिटमेंट किया कि जो छात्र हैं, छात्रा हैं, उन्हें साइकिल दी जाएगी और स्कूटी दी जाएगी। बीजेपी अभी तक दावा कर रही थी कि फ्रीबीज के लिए, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में ये भी फ्रीबीज की राजनीति में उतर है? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप फ्रीबीज, अच्छी बात है कि आप लड़कियों के लिए स्कूटी और साइकिल की बात कर रहे हैं,
लेकिन आप जब यहाँ पर आए तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे ऑटो रिक्शा चलने की जगह नहीं है, जी लोगों की पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। जी। हम लोग साइकिल और स्कूटी की बात कर रहे हैं। जी। हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन, कुछ एक एरियाज हमारी जियोग्राफी अलाउ करती है हमें कि हम लोग बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। लेकिन साइकिल और स्कूटी कितनी सक्सेसफुल होगी, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो पाए तो फिर तो पता ही है आपको कि वो तो नेताजी बोल के चले गए हैं। अच्छा अच्छा, नेताजी कहे, नेताजी ये कह के कहे, नेताजी वो कह के गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, चुनाव में छात्रों के लिए बेरोजगारी क्या बड़ा मुद्दा है क्या? नहीं, छात्रों के लिए कोई ऐसा बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि हम जो है 5 लाख देंगे और 65,000 जो भर्तियां हैं वो करेंगे, तो क्या मुद्दा है बेरोजगारी इस चुनाव में? कांग्रेस ने तो 70 साल से यहाँ पे रह रही है, इन्होंने अपने 70 सालों से 50,000 नौकरियां नहीं दी। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे? और जो मेरे अभी साथी भाई ने अभी कहा कि यहाँ पे सारा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी एडमिशनें हुई हैं, मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनकी खुद एडमिशन जो है फर्जी हुई है, 35 नंबर में हुई है। चलिए, वो तो व्यक्तिगत है, वो पूछेंगे। भाई साहब, आप बताइए, कांग्रेस ने दावा किया 5 लाख नौकरियां देंगे, क्या बीजेपी ने भी तो दावा किया इस बात का कि वो 8 लाख नौकरियां देंगे? मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी बातें पूरे होने वाले हैं। बेरोजगारी ऐसी की ऐसे ही रहेगी। जी, बेरोजगारी ऐसी ही रहेगी। इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा है? बिल्कुल है मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए, और आप लोगों से पूछता हूँ कि इसके अलावा और भी कोई मुद्दा है बेरोजगारी के अलावा? अदर ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मुद्दा है या? जी हाँ जी, है, ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा है, ये तो होना चाहिए ये तो। और सबसे बड़ा मुद्दा ये रोजगार का है, क्योंकि युवाओं के पास सबसे पहले एक रोजगार था जो आर्मी थी। बीजेपी सरकार ने आर्मी को खत्म करके एक अग्निवीर स्कीम जो 4 साल के लिए लाई है। रमेश जी, आपने देखा यहाँ पे छात्रों का साफ तौर पे कहना ये है कि बेरोजगारी इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने, आर्मी के लोग यहाँ से बहुत ज्यादा हैं, सुंदरनगर पूरा एरिया लेके पूरे हिमाचल के अंदर इसे वीर भूमि भी कहा जाता है, और 3-4 लोग यहाँ से जो है परमवीर चक्र विजेता भी हैं। उनका कहना यह है कि जो आर्मी में भर्ती हो रही थी, वो जो ट्रेडिशनल भर्ती थी उसे खत्म करके अग्निवीर स्कीम लागू कर दी, उसका लाभ साफ तौर पर जो है छात्रों को नहीं मिल पा रहा। जी, तो यहाँ पे हमारे और साथी भी, मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज की अभी तक क्या यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका रही है जो पिछले चुनाव में, इस बार उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है, और वो क्या आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? जी जी, मैं आपसे, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, बताइए बताइए बताइए, आप बताइए। हाँ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि भी किस तरीके का मूड है, और आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खड़े हैं। जी। मैं एक बतौर यहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर हूँ। जी जी, प्लीज। आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय किसी जमाने में एक जनतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता था, और हमारा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि हमारे कितने लोग हैं जो हमारी राजनीति में हैं और जो छात्र राजनीति से निकले हैं। लेकिन आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे छात्र राजनीति को बैन कर दिया गया है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैंने ये सवाल 1-2 दिन पहले भी पूछा था कि यहाँ पे छात्र जो संघ के जो चुनाव होते थे वो 2013 में बंद कर दिए गए। कांग्रेस का, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने बंद किए, लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो में इसको बात को लाएंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल में लागू नहीं किया। संविधान में एक चीज बड़ी क्लियर है कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट को जो है हमारे जो आर्टिकल 12 में डिक्लेयर किया गया कि स्टेट का मतलब क्या होगा। तो जो सत्ता में होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, वो चाहे भाजपा होगी चाहे कांग्रेस होगी। नंबर 2 पे सवाल होता है कि इससे हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का जो एक पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल जो है अपग्रेड होता। अगर आप अभी देखेंगे, आप माइक घुमाएंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे विजिलेंट होंगे, वो JRF क्वालिफाइड होंगे, लेकिन अब राजनीति के ऊपर उनका एक विचार जानने की कोशिश करेंगे, वो शर्क करेंगे, वो क्योंकि उनको ऐसा टेरराइज करके रखा हुआ है। तो आप एक तरफ आप लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने की बात करें, लेकिन एक बात मुझे बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है कि छात्र संघ के चुनाव को या उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इंडल्ज किया जाए। सरकार ने भी तो कुछ सोचा होगा 2013 में कि छात्र अगर राजनीति में उतर आए तो पढ़ाई कौन करेगा, फिर अच्छी जो पौध तैयार हो रही है वो कहां से तैयार होगी? नहीं तो फिर आप अपने एल्यूमिनाई एसोसिएशंस की मीटिंग्स में ये क्यों बताते हैं कि हमारे भारत के जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता है वो हमारे छात्र राजनीति से निकले हैं। एक तरफ आप अपने सिस्टम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बच्चों को जो है उनके जनतांत्रिक मूल्यों से बाहर रख रहे हैं। नंबर 2, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे कल को हमारे भविष्य हैं, और हमारा जो रोजगार की नीति है वो इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। आपने सभी पैनलिस्ट से ये बात की, हमारे जो है अभी रजिस्टर्ड रोजगार कार्यालय हैं उसमें 8,75,000 की फौज है जो डिक्लेयर्ड और पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लेकिन
अनौपचारिक तरीके से ये लिस्ट जो है मोर देन 15 lakhs है। आपके यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कई राज्यों में तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद ही कर दिए गए नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो लोग हैं उससे हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। जवाबदेही सरकार को देखनी है, उसको निश्चित करना है। दूसरी बात, मैं आता हूँ और लोगों से बात, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए इन चीजों के ऊपर। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जब आप 5 साल का लोकतंत्र के अंदर अपना मत रखते हैं कि हमें वोट दे, तो हमारी जो जवाबदेही है वो 5 साल के अंदर होनी भी चाहिए। सवाल तो सरकार से ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, सवाल तो सरकार से ही होगा। जी हाँ, सरकार बनी है तो सरकार से ही होगा। बिल्कुल। तो ये इस चुनाव में यहाँ की यूनिवर्सिटी या छात्रों की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने कल भी देखा, परसों भी, सब यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ, सब यहीं पर चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स बहुत अवेयर है, यहाँ के बच्चे भी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत अवेयर हैं। पर फिर भी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश लेकिन उनकी पॉलिटिकल भागीदारी नहीं हो रही है, यही बात उन्होंने कही अभी कि शायद छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ रहा। बढ़ तो रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ रहा, डायरेक्ट भर्ती नहीं हो रही है शायद। जी हाँ, ये भी शायद पार्टियों के अलग अलग जो पार्टियां बनी हैं उन्हीं की चीजों में है कि हमारा माइंड सेट हम किस पार्टी को लेकर चल रहे हैं, और उसी में ही शायद बच्चे भी थोड़े बहुत बंटे हुए हैं। तो हमें इससे थोड़ा ऊपर उठकर अपने लिए सोचना पड़ेगा। जी, आप इससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। मैं और लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए कि इस चुनाव में और क्या छात्रों के लिए क्या रहता है? आप लोगों ने तो मैंने कहा जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने दिया, आप लोगों का उसमें कोई भागीदारी नहीं दिखाई देती, कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया पार्टियों से। देखिए, मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे विशाल सकलानी जी ने स्पोर्ट्स की बात करी, अजय ठाकुर जी यहाँ से निकले। अगर आप यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को देखिए, 400 मीटर का ट्रैक नहीं, एथलेटिक्स का क्या डेवलपमेंट हुई है? 50 साल इस यूनिवर्सिटी को बने हो गए, 1970 में एक सिंगल स्टेट, एक सिंगल यूनिवर्सिटी, क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, सवाल जो इन्होंने कहा ये बिल्कुल जायज़ सा सवाल है, और विद्यार्थी परिषद आयाम हमारा जो निरंतर हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे आप हमारे मेमोरेंडम के माध्यम से देखेंगे कि जो हमारे ये ग्राउंड की 50 साल में नहीं पूरे हुए, कब होने हैं? वही बात है ना, आप सॉरी आप ये सरकार, एक स्टेट एक यूनिवर्सिटी 50 साल कम नहीं होते सर। आप यूनिवर्सिटी का ग्राउंड देख लीजिए, हमें पीयू जाना पड़ता है, सभी को पीयू जाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए वही बात है जो सकलानी जी ने कहा कि यहाँ पर आपके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। एक बात बताइए, जो इन्होंने सवाल उठाया बहुत जायज उठाया। आप मुझे एक बात बताइए कि ये 5 साल से सरकार थी, आप तो उसका धड़ है, एबीपी उसका धड़ है, 5 साल से सरकार थी, तो ये बात है तो आप भी पहुंचा सकते थे, हो सकता है मैनिफेस्टो में दाखिल कर लिया। हिमाचल इतना बड़ा स्टेट नहीं है। 50 साल थे कम से कम। बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं आज के समय में अगर विद्यार्थी इतनी दूरी पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण का पूरा अधिकार है, और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ इस चीज के लिए कि आज की सरकार और जो पूर्व में रही सरकार ये कहीं ना कहीं सोई हुई थी, जिस कारणवश यहाँ पर आज भी ये प्रश्न उठ रहे हैं। तो कहीं मैनिफेस्टो में तो फिर भी इस बार भी सरकार ने दाखिल नहीं किया कि छात्रों के लिए कुछ स्पेशल होता। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर आप समय इस बार भी मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं दाखिल किया गया है जो कि छात्रों को डायरेक्ट जो है बेनिफिट केवल जो छात्राएं हैं उनके लिए एक फ्रीबीज टाइप में दिया गया है। देखिए सर, मैनिफेस्टो ये सिर्फ चुनावी दौर के लिए ही होते हैं। चुनावी दौर के लिए मैं यही बात कहना चाह रहा था कि चुनावी दौर का ये मैनिफेस्टो है। सर यहाँ पे सारे बात करते हैं, हमने एक नई स्टेट यूनिवर्सिटी बना दी, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट नहीं है सर, सूडो डेवलपमेंट है। मंडी विधानसभा क्षेत्र है हमारे सीएम जी का, मंडी को ही क्यों पूजा जाता है? रीजनलिज्म की राजनीति हो रही है सर यहाँ पे। सूडो डेवलपमेंट हो रहा है, सूडो डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। सूडो डेवलपमेंट हो रहा है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। ये जो सवाल आप कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव का, हम भी 2017 के अंदर कॉलेज के अंदर थे, छात्र राजनीति के अंदर। उस समय पहले मेरी बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा सूडो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है प्रदेश के अंदर। ये सच्चाई है। आप चंबा को नहीं जानते, आप किन्नौर को नहीं जानते, आप लाहौल स्पीति को नहीं जानते। दूसरा, आपको हिमाचल की जानकारी नहीं है राजनीतियों? नहीं, बिल्कुल है। सरकार को नहीं है। सरकार को मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को राजनीति को नहीं है। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि 2017 के अंदर जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर थे, तो उस समय के अंदर जो जयराम की सरकार जो बनी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम लोग छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। लेकिन 2022 तक हो गया, वो जो उसका संगठन भी है उसने भी ये डिमांड नहीं उठाई, और जो उसकी सरकार भी है 5 साल तक, उसने भी इस चीज को लेकर नहीं बोला कि हम लोग क्या है छात्र संघ चुनाव बहाल करें। रमेश जी, आप कह रहे थे काफी देर पहले कि यहाँ का मामला जो है कांटे का है, 50-50 है, तो आपने अपने राय देखी? यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ का माहौल क्या है और किस तरफ जो है ऊंट करवट बैठने वाला है। जी, तो शशिकांत जी हमारे साथ हैं, यहाँ के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। शशिकांत जी, कई चीज़ें निकल के आई, आपने भी देखा जो छात्रों की राय है, लेकिन एक अहम मुद्दा है। अब जहाँ जहाँ स्टेट चुनाव होते हैं या हुए हैं, वहाँ पर पहले होता था कि स्टेट की अपनी जो थे एंटी कैंपेसी हुआ करती थी, उस पर चुनाव होता था, वहाँ के डेवलपमेंट भी चुनाव होता था। लेकिन अब कई, चाहे उत्तराखंड का चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा, कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं।
उन राष्ट्रीय मुद्दों का भी असर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिमाचल के चुनाव में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं और जनता को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे धारा 370 हो या अन्य मुद्दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं हालांकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हालांकि मैं इस बारे में सरकारी कर्मचारी होने के कारण स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा आप ये देख लीजिएगा कि क्लियर कट बहुमत आएगा एक पार्टी को और दूसरी पार्टी उससे काफी पीछे होगी। बड़ी अच्छी बात। तो कोई भी पार्टी हो, मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता, आपकी ऑब्जर्वेशंस है, सभी लोगों की ऑब्जर्वेशंस है, तो वो कांटे की टक्कर वाला माहौल आपको जो अभी नजर आ रहा है, आप खुद थोड़े दिन बाद देखेंगे कि वो क्लियर कट मैंडेट यहाँ के लोग देंगे। वो जिस भी पार्टी के पक्ष में हो, आप लोगों के सामने वो रिजल्ट आएगा। इसलिए अगर हम ये उम्मीद करें कि बहुत ज्यादा टक्कर है, जिस तरह के सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उस तरह की टक्कर नहीं है। लेकिन वो किसके पक्ष में जाएगा ये आप जनता से पूछिए और लोगों के बीच में जाके आपको अंदाजा लगेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परसेप्शन एक सरकार के प्रति होती है, सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप लोगों के डिमांड्स को पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ज्यादा जरूरी बात ये है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें पारदर्शिता कितनी है, लोगों को विश्वास कितना हो रहा है और आप उसमें कितना खरा उतरते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट करते हैं जी, मैं विश्वविद्यालय का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी सरकार हो, हरियाणा की हो, हिमाचल की हो, अगर सरकारें जहां रिपीट की हैं, जहां भी रिपीट किए हैं, वहां सबसे बड़ा कारण अगर रहा है तो सरकार की विश्वसनीयता का रहा है। जब सरकार ये तय कर देती है, लोगों में ये विश्वास जगा देती है कि अगर वो 10 आदमियों को भी रोजगार दे रही है, वो मेरिट पे दे रही है, तो 90 आदमी कम से कम उन्हें ये भरोसा रहता है कि जब भी कभी मेरिट पे भर्ती होगी तो कोई ना कोई जो मेहनत करेगा वो आएगा। तो सबसे बड़ी संकट जो है विश्वसनीयता का, जो सरकार के समक्ष नहीं आना चाहिए। तो मैं नहीं, मुझे जब ये इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ये तय हो पाएगा कि लोगों ने विश्वास किया है सरकार पे या नहीं किया। इस बारे में अभी कहना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एफर्ट्स तो किए हैं, हर सरकार करती है और हर सरकार चाहती है कि वो रिपीट हो और वो जनता के प्रति काम भी करना चाहती है, विकास के काम भी करना चाहती है। और जैसा अभी उन्होंने कहा कि 50 साल हो गए इस विश्वविद्यालय को, यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है। अगर आप कंपेयर करें तो इसमें कई सरकारों की असफलताएं हैं, विजन है कि आप किसी विश्वविद्यालय को वो शेप नहीं दे पाए। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं, 10 साल के अंदर वो अपने कैंपस को इतना अच्छा कर देती हैं, और जबकि इतना पैसा आपको सरकार से मिलता है, 110 करोड़ रुपए की हेल्प आपको पहले मिलती थी, आज वो बढ़ के 130 करोड़ 140 करोड़ हो गई है। इतनी ज्यादा सरकारी यूनिवर्सिटी को हेल्प मिलती है, तो उसके पीछे क्या कारण है, वो सारे कारणों की पर मुझे लगता है कि जो इलेक्शनों में मुद्दे हावी रहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी हर चुनाव का मुद्दा है, महंगाई हर चुनाव का मुद्दा है, तो मुद्दा जो हावी होता है, जो अंततः सरकार को बदल देता है, वो मुद्दा कोई दूसरा है जिसकी तह तक जाने की जरूरत है। और जहां तक आपने बात की कि इस बार आपको यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुद्दों की और स्थानीय मुद्दों की, तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे कभी भी आपके ऊपर हावी रहेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल गौण हो जाते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई बड़ी गलती करते हो या राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो, रवि जी, तो एक सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था। के बीच में किसी के दिमाग में, जनता के दिमाग में ये जरूर रहता है कि जिस पार्टी को हम मत दे रहे हैं उसका छवि क्या है, वो क्या उसके कामकाज है, लोग उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या समझते हैं। तो मैं जैसे डॉक्टर साहब की एक बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि राष्ट्र गौरव की बात अगर हम करें तो, लेकिन साथ ही अगर आप कोई दूसरी पार्टी के बारे में अगर यह कहा जाए कि वो राष्ट्र गौरव तो नहीं, वो राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक है, तो आपको राष्ट्र गौरव का बहुत ज्यादा फायदा हिमाचल जैसी स्टेट में मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत अभूतपूर्व कोई ऐसी बात नहीं है, तो मुझे लगता है ज्यादातर विषय जो हैं, 5 साल जो सरकार ने आपके काम किया है उसकी परफॉर्मेंस को देख के ही लोग, यहाँ के लोग वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ चौहान साहब भी हैं। शशिकांत जी ने वैसे देखा जाए तो इशारों में सब कुछ कह दिया। उनका कहना है कि सरकार जो भी बनेगी वो स्पष्ट बहुमत की बनेगी। अभी जो 50-50 का गेम चल रहा है या जो देखा जा रहा है, ऐसा है नहीं, ग्राउंड लेवल पे ऐसा है नहीं। और राष्ट्रीय मुद्दों की जहाँ तक बात है, राष्ट्रीय मुद्दे अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो राष्ट्रीय मुद्दों का जरूर उस पार्टी को फायदा मिलता है। चौहान साहब हमारे साथ है। चौहान साहब, एक सवाल है, लगभग 3 लाख नए वोटर बनाए गए, आपको क्या लगता है जो नए वोटर बने हैं वो स्थानीय मुद्दों से प्रभावित होंगे या राष्ट्रीय ऐसे जो काम सरकार ने किए हैं, जो वर्तमान सरकार ने किए हैं, क्या वो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर बूथ तक जाएंगे और उस पार्टी को वोट देंगे? ये आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल मेरे लिए रखा है। मैं कोशिश करता हूँ आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की।
अब प्रथम मर्तबा जो आदमी वोट डालने जाएगा उसमें उत्साह तो बहुत होगा, क्योंकि वो पहली बार लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी बनेगा। और 18 वर्ष का जो युवा है वो बड़ा नौजवान है, उत्साहित है, उसके सामने सपने हैं, वो अपने पूरा भविष्य देख रहा है। तो उसको एकदम से सामने तो यही दिखेगा कि मेरे प्रदेश में मेरे लिए क्या है। क्योंकि मैं फिर अपनी बात को दोबारा से दोहराते हुए एक बात कहूँगा, जितना बड़ा चुनाव उतने बड़े मुद्दे। अगर राष्ट्रीय चुनाव है तो मुद्दे राष्ट्रीय भी होंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी होंगे। अगर विधानसभा का चुनाव है तो उसी विधानसभा और उसी प्रदेश के इर्द गिर्द चलने वाले मुद्दों, वहाँ की जो गवर्नेंस, शासन और से जुड़े सारे जो सवाल होते हैं उनके ऊपर लोगों की निगाह और रहेगी, और उसी के वो जवाब भी जानना चाहेंगे, और वहीं से कहीं मत बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रथम मर्तबा जो आज मतदान करेगा वो भी अपने लिए एक ऐसा ही नेतृत्व चाहेगा जो आने वाले समय में उनके भविष्य को जो है सुरक्षित, सही दिशा में और एक दूरदर्शिता की सोच रखते हुए। नेतृत्व में सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं चाहिए होता है, नेतृत्व में जो है एक स्टेट्समैन भी चाहिए होता है, जो सिर्फ आज के चुनाव का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का सोचे। क्योंकि जो विकास की बात की जाती है, विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। विकास के पैरामीटर जो है 1947 में जब आज़ाद हुआ देश अलग थे, 1970 आया तो पैरामीटर्स अलग हो गए, 21वीं शताब्दी आ गई तो विकास की वो पैरामीटर जो है वो अलग हो गए हैं। बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास भी उसके साथ एक निरंतर प्रक्रिया। लेकिन उस बदलाव में हमने अपने नीति निर्माण में कितने लोगों को इंक्लूड किया है, इंक्लूसिव रहा है वो विकास। या जैसे प्रोफेसर शशिकांत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है अपनी, उन्होंने कहा कि सरकारों की विश्वसनीयता, नेतृत्व की विश्वसनीयता, हम जितनी मर्जी बड़ी बात कह ले, जितने मर्जी बड़े बड़े वायदे कर ले, छोटी सी बात करके उसको अगर पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आज मेरे ख्याल से एक बड़ा मैसेज है। मैं बहुत साल पहले किसी प्रिंट मीडिया को कभी कोई इंटरव्यू में बात कर रहा था कि आज के जो वोटर है, खासकर मैं हिमाचल के संदर्भ में तो कहूँगा, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जागरूक भी है। हमारा राजनीतिज्ञ शायद यही सोचता है कि हमारा जो वोटर है वो उन्हीं लुभावने और सुभावनी बातों पे आ जाएगा। पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि पिछड़ गया है, वोटर आगे निकल गया है इस आईटीसी के रेवोल्यूशन में। तो वोटरों को, लीडर्स को अपने आप को अपडेट करना चाहिए। बड़े पुलिंदे वायदों के लाने के बजाय मिनिमम जो है प्रोमिस करे और उसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस करने का प्रयास करे। आई डोंट नो मच अबाउट, उड़ीसा में लगातार बीजू जनता दल की सरकार कई सालों से रिपीट हो रही है। हमें उस चीज को भी खुद के लिए भी और हमारे छात्रों को भी अध्ययन करना चाहिए, क्या कारण है कि भी उड़ीसा जैसे पिछड़े एक राज्य में लगातार एक जो राज्य की जो सरकार है वो चुनाव जीतती आ रही है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। तो जो नेता, जो पार्टी लोगों की विश्वसनीयता के ऊपर खरा उतरेगा, उनको जो है सपने ना दिखाए कि जी हम सितारे और चांद धरती पे लेके आ जाएं और आपके घर की स्थिति कुछ और है और जैसे ही फिर सत्ता मिली शायद कुछ वो कर ना पाए। फिर उसका एक अंग्रेजी में शब्द आता है कि रेवोल्यूशन ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस, कि आप लोगों की एस्पिरेशन को तो आपने जगा दिया है, लेकिन उन एस्पिरेशंस के जगाने के बाद आपने उनको दिया कुछ नहीं है और वो ठगे ठगे से महसूस करेंगे। उससे जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक होगा वो। अविश्वसनीयता का बढ़ने का मतलब है कि लोकतंत्र की जड़ें जो है वो कमजोर हो जाएगी। हिमाचल में मतदान जो है लगभग 75% के ऊपर नीचे रहा है और यहाँ लोग जो है मत में जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं अपनी बात इस बात के ऊपर नोट पे क्लोज करूंगा अपनी स्टेटमेंट को कि 2 मर्तबा का इतिहास है हिमाचल में आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास की इसकी जो पृष्ठभूमि रही है। 1982 और 1998 में डॉक्टर शशिकांत की बात को साथ में ऐड करते हुए तब 2 बार जो है कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज रहा है। अदरवाइज सभी चुनाव में मैंडेट लोगों की तरफ से स्पष्ट रही है। थैंक यू। इस कार्यक्रम में हमारे तमाम छात्र और छात्राओं ने भाग लिया, बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और साथ में एचपी यूनिवर्सिटी के हमारे
प्रोफेसर साहब, चौहान साहब और शशिकांत जी, NSY के हमारे साथी, SFI के साथी, ABP के साथियों ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। छात्राओं का यहाँ पर विचार आया कि इस कॉलेज का यानी कि सॉरी इस यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल रहने वाला है इस चुनाव में। साथ में शशिकांत जी ने एक बात कही कि जो 50-50 का गेम दिख रहा है वो एक्चुअल में 50-50 का गेम नहीं है। इस बार सरकार स्पष्ट बहुमत से आने वाली है, चाहे सरकार कोई भी हो। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ आए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सहरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।